बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर संस्कृत के चैप्टर नंबर 1 के इस वीडियो में आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत अगर आपने लिया है और आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, यानी थर्ड सेमेस्टर की आपकी परीक्षा हो चुकी है, तो अब फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसको लेकर के पहले से मैंने सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। तो आप लोगों ने अगर सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 1 यानी इकाई संख्या 1 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 है और कुल मिलाकर के पूरी की पूरी इकाई समझने का प्रयास करेंगे, यानी चैप्टर 1 इकाई 1 पूरा समाप्त कर देंगे आज की वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेंगे इसी में, यानी आपका अध्याय करवाऊंगा, अध्याय पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और चैप्टर पढ़ाने के बाद में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से उसको भी बता दूंगा। और बाकी लिखित वाला तो आप पूरे के पूरे चैप्टर के माध्यम से जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बनेंगे उसको समझ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी परीक्षा चाहे अति लघु मतलब कि चाहे लिखित फॉर्म में हो, यानी चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, और चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आपके लिए यही वीडियो हेल्पफुल है और यही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपके पेपर का क्या नाम है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। आपके पेपर का नाम है जो है काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल, ठीक है। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना पड़ता है। इकाई 1 में आपको पढ़ना है संस्कृत काव्य परंपरा और प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और उस आचार्य जो रहे खास करके बहुत इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट आचार्यों में जैसे भामा हो गए, दंडी हो गए, बामन हो गए, आनंदवर्धन है, मम्मट है, कुंतक है, क्षेमेंद्र हैं, विश्वनाथ हैं और आचार्य जगन्नाथ हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हमको ग्रहण करनी है इकाई नंबर 1 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम संस्कृत काव्य परंपरा के बारे में जानेंगे, फिर प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के बारे में जानेंगे, उन ग्रंथों को किसने लिखा उनके बारे में जानेंगे, और खास करके कुछ महत्वपूर्ण आचार्य हैं जिसके नाम मैंने अभी आपको बताया, जैसे दंडी, बामन, भामा, आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ और जगन्नाथ। इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में हम जो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर्स के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से, तो मैं उसको करवाने का प्रयास करूंगा। तो बड़ा ही एक प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। संस्कृत की ये पहली क्लास है, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद में चैप्टर 2 आएगी जिसमें हम साहित्य दर्पण के बारे में, उसका जो प्रथम प्रतिच्छेद है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिर बाकी आपके चैप्टर्स चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा, जिसके अंतर्गत हम संस्कृत काव्य परंपरा और उसके प्रमुख मतलब कि प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और आचार्यों के बारे में जानने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ रहेगी वीडियो। अध्याय संख्या 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसके किसके बारे में हमको चर्चा करनी है मैंने आपको बताया। क्या मैंने बताया आपको भाई? मैंने आपको बताया, यहीं पर आप सभी लोग देखे होंगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया भाई, क्या बताया था? मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। यहीं पर मैंने आपको समझा था संस्कृत काव्य परंपरा और प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और आचार्यों के बारे में। आचार्यों में देखें भामा, आचार्य दंडी, आचार्य बामन, आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ। इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लिखित प्रश्नों पर भी चर्चा करने का प्रयास रहेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से जो है पढ़ते रहें और जानकारी ग्रहण करते रहें, ठीक है। चलें तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे संस्कृत काव्य परंपरा के बारे में। तो आप देखते हैं संस्कृत काव्य परंपरा की शुरुआत अगर बात की जाए तो भरत मुनि से हम शुरुआत करते हैं। भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक, रस निष्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया, रस के प्रकारों के बारे में बताया। नाट्यशास्त्र इनका प्रमुख ग्रंथ है, आप सभी को पता ही होगा। तो भरत मुनि से लेकर के पंडित जगन्नाथ तक, जो कि खास करके प्रमुख आचार्यों में अगर बात की जाए तो भरत मुनि से लेकर के जगन्नाथ इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक आते हैं। संस्कृत खास करके काव्य शास्त्र में तो अच्छा, संस्कृत काव्य शास्त्र जो है ये हिंदी काव्य शास्त्र में भी पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि संस्कृत से ही बनी है हिंदी। संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा बनी? पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अभ्रंश, अभ्रंश से आप देखते टूटी फूटी अवहट और अवहट से आप देखते हैं हिंदी, ठीक है। वैसे अभ्रंश से ही डायरेक्ट हिंदी बनी है, लेकिन अभ्रंश तो एक बड़े वर्ग की भाषा रही और खास करके जो निम्न वर्ग था उसकी भाषा अवहट ही रही थी उस समय। तो जो गमई भाषा थी उसको अवहट और जो शहरी भाषा थी उसको हम जो है अपभ्रंश के नाम से जानते थे। उसके बाद में हिंदी बनी। तो हिंदी का जो काव्य परंपरा है वो संस्कृत की काव्य परंपरा से ही एक प्रकार से लिया गया है। संस्कृत काव्य परंपरा हिंदी काव्य परंपरा के आधार के रूप में काम करती है। तो भरत मुनि से लेकर के पंडित जगन्नाथ तक लगभग 1,500 वर्ष तक एक प्रकार से संस्कृत काव्य परंपरा जो है ये फैली हुई है। संस्कृत काव्य परंपरा में विभिन्न काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन,
हुआ समय समय पर, और उसका खंडन भी हुआ, उसका मंडन भी हुआ। खंडन माने होता है कि कोई सिद्धांत किसी विद्वान ने दिया तो उस सिद्धांत का कुछ विद्वानों ने खंडन किया, कुछ विद्वानों ने उसका समर्थन यानी कि मंडन किया। तो खंडन मंडन की प्रक्रिया जो है ये आगे चलती रहती है। किसी भी विषय में आप पढ़ते हैं तो खंडन मंडन की प्रक्रिया के बिना सिद्धांत आगे नहीं बढ़ते। कोई भी सिद्धांत बिना खंडन के, बिना मंडन के आगे नहीं बढ़ता है। और अगर खंडन ना हो, उसका केवल मंडन ही हो तो फिर अच्छी बात नहीं है। अगर केवल जो है खंडन ही हो, मंडन भी ना किया जाए तो इसमें भी एक प्रकार से नकारात्मक पक्ष झलकने लगता है। तो कहीं ना कहीं पे दोनों प्रक्रियाओं का होना परम आवश्यक है। तो इसी प्रकार से विभिन्न काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, उनका खंडन मंडन हुआ, और ये सिद्धांत कई विचारात्मक दृष्टियों से माध्यम से परिवर्तित प्रतिपादित हुए हैं, जिन्हें भारतीय काव्य शास्त्र में संप्रदाय यानी कि परंपरा कहा जाता है। ठीक है, जैसे रीति परंपरा हो गई, ठीक है, अलंकार संप्रदाय हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, ये सब एक प्रकार से तो इन्हीं संप्रदायों में बटा हुआ है क्या भाई, खास करके जो भारतीय काव्य संस्कृत काव्य परंपरा है। खास करके अगर इस संप्रदाय की बात की जाए भारतीय काव्य शास्त्र की, तो भारतीय काव्य शास्त्र का जो संप्रदाय है मुख्यतया 6 जो है संप्रदाय हैं, और इन संप्रदायों तथा इनके प्रणेता आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से जो 6 खास करके वो हैं, क्या बोलते हैं, संप्रदाय यानी कि जिसको आप परंपरा भी बोल सकते हैं। संप्रदाय परंपरा बात एक ही है, संप्रदाय या परंपरा। ठीक है, तो 6 जो संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक आचार्य कौन हैं और वो एक प्रकार से संप्रदाय कौन है। ठीक है, सबसे पहला संप्रदाय आपको पता होगा कौन सा है। सबसे पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय, रसस्ते असो इति रसाः, आपको पता होगा। रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि की रचना भी है नाट्य शास्त्र, आपको पता होगा, उसमें उन्होंने रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आप देखते हैं चारों वेदों से एक एक पॉइंट्स को लिया और एक प्रकार से नाटकों की भी रचना की थी। तो आपको पता होगा कि खास करके जो नाटक हैं उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो भरत मुनि बड़े विद्वान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला उनके बाद में आता है अलंकार संप्रदाय। कुछ विद्वान हैं जो कि अलंकार संप्रदाय से बहुत सारे विद्वान अभी जुड़ेंगे बाद में चल करके। तो अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भामा। ठीक है, आचार्य भामा। ये पॉइंट्स आप एकदम से 6 के 6 जो संप्रदाय हैं और इन 6 संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, प्रणेता आचार्य हैं, उनके नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चंस आपका चैप्टर नंबर 1 से ही आने वाला है। 10 से 15 नंबर भी आ सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो संप्रदाय है वो है रीति संप्रदाय या फिर रीति परंपरा। तो रीति संप्रदाय की बात की तो इसके आचार्य वामन महोदय जो हैं ये रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। इसके अलावा चौथा जो संप्रदाय है वो है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। एकदम से इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला जो आपके संप्रदाय की बात की है तो अगला संप्रदाय आपका है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय की बात की है तो आचार्य कुंतक का नाम आपने सुना होगा। आचार्य कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए कुंतक महोदय की तो कुंतक महोदय के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो बताइए। कुंतक महोदय वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता हैं और इनकी पुस्तक है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रही चीजें? आगे बढ़ा जाए भाई। अच्छा, आनंदवर्धन की कौन सी पुस्तक है? अभी मैं इन सभी पुस्तकों के बारे में चर्चा करूंगा। आनंदवर्धन की पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आचार्य वामन की पुस्तक का क्या नाम है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। 5 परिच्छेदों में बटी हुई है। तो ये वामन की रचना है। आचार्य भामा की रचना की बात की तो काव्य अलंकार आचार्य भामा की रचना है। 6 भागों में बटी हुई रचना है ये। तो इस प्रकार से, और भरत मुनि की रचना तो मैंने आपको बता ही दी, नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला जो संप्रदाय है वो है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय की अगर बात की जाए तो उसके प्रणेता आचार्य हैं क्षेमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र की बात की है तो आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं इनकी कई सारी रचनाएं, जैसे कि कवि कंठाभरण इनकी रचना है बड़ी फेमस। इसके अलावा 10 अवतार चरित्र इनकी एक रचना है। औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र की ही रचना है। ठीक है,
तो ये कुल मिलाकर के 6 संप्रदाय हैं। इन्हीं 6 संप्रदाय से जो बहुत सारे विद्वान हैं वो एक प्रकार से कोई किसी संप्रदाय से रिलेशन रखते होंगे, कोई दूसरे संप्रदाय से संबंधित होंगे, यानी इन्हीं 6 संप्रदाय से ही पूरा काव्य शास्त्र आप देख रहे हैं वही परंपरा चलती रहती है। तो ये एक प्रकार से भारतीय काव्य परंपरा के बारे में इतना चीज़ मैंने बता दी। तो ये भारतीय काव्य परंपरा के बारे में अगर आपसे अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पूछेगा तो आप आसानी से ऐसे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथों के नाम जान लेते हैं। ठीक है, उनकी सूची आपके समक्ष मैंने रखी हुई है, इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कौन सी रचना किस विद्वान ने करी है। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ का काल क्रमानुसार सूची इस प्रकार है। काल क्रमानुसार की सबसे पहले जो आया यहाँ पर वो भरत मुनि सबसे पहले विद्वान हैं, उसके बाद में भामा, ठीक है, उसके बाद में फिर दंडी, फिर वामन, इस प्रकार से। तो ये काल क्रमानुसार ये सजाया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्यों के नाम की बात की है तो आचार्यों के नाम इधर लिखे हैं, ग्रंथ इधर लिखे हैं। इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस पर मैं इसका पीडीएफ जल्दी सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे और बाकी वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। और बाकी अगर हो सकेगा तो इसके लिए मैं कुछ व्यवस्था करूंगा आप सभी के लिए। बाकी आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, एक बैग तो एकदम से लग रहा है कि रुक गया है पूरा सब। चले, आचार्य भरत मुनि की रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र है, सभी को पता है, रट लीजिएगा, 100% आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा। अगले विद्वान है आचार्य भामा। आचार्य भामा की रचना है काव्य अलंकार, 6 भागों में बटी हुई रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आचार्य भामा की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार। अच्छा, भामा किस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं? अलंकार संप्रदाय के। भरत मुनि रस संप्रदाय के, आचार्य वामन रीति संप्रदाय के, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के, वक्रोक्ति संप्रदाय के, आचार्य कुंतक है, और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। 2-3 बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम से रट जाए, याद हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से मन में आप चिंता करिए, कौन से? रस संप्रदाय भरत मुनि, रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा, आचार्य भामा, अलंकार संप्रदाय भामा, अलंकार संप्रदाय भामा। ठीक है, बामन का क्या है? बामन का कौन सा संप्रदाय? रीति, बामन रीति, ऐसे याद रखिए, बामन रीति। ठीक है, आनंद ध्वनि, ध्वनि से क्या होती है? आनंद की प्राप्ति होती है, ध्वनि से आनंद की प्राप्ति। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य आनंदवर्धन। ऐसे ट्रिक बना लीजिए, बामन रीति, कितनी रीतियां हैं? बामन रीतियां, कितनी रीतियां? बामन रीतियां। तो आचार्य रीति संप्रदाय, आचार्य बामन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भरत मुनि तो सभी को पता होगा, रस, भरत मुनि रस, उन्होंने तो रसों के प्रकार बताए हैं। ठीक है, रसस्ते आसो इति रसा, उन्हीं का तो कथन है। तो अच्छा, आनंद ध्वनि हो गया, रीति बामन हो गया। ठीक है, भामा अलंकार, ऐसे याद रख लीजिए। इसके अलावा वक्रोक्ति कुंतक, जीवितम इनका ग्रंथ भी है कुंतक का, तो वक्रोक्ति कुंतक ऐसे याद रख लीजिए। औचित्य क्षेमेंद्र औचित्य को ध्यान में रख करके काम करते हैं, तो क्षेमेंद्र औचित्य ऐसे। तो ये 6 और आप जरूर याद रख लीजिएगा। आगे है आचार्य दंडी की पुस्तक है काव्यादर्श किसकी पुस्तक है? आचार्य दंडी की है। ठीक है, 4 भागों में बटी हुई रचना है ये, क्लियर। अगला आपका विद्वान आते हैं आचार्य वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, 5 परिच्छेदों में डिवाइडेड है। ठीक है, वामन की रचना काव्य अलंकार। अगली रचना है उद्भट की। आचार्य उद्भट की अगर बात की तो काव्य अलंकार सार संग्रह इन्होंने लिखा है आचार्य उद्भट ने। आनंदवर्धन की बात की तो इनकी रचना ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन की कौन सी रचना है? ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन किस संप्रदाय के हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रुद्रट की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार, 16 अध्याय में बटी है काव्य अलंकार इनकी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी है? वामन। रुद्रट की केवल काव्य अलंकार है, ये बात ध्यान रखेंगे। आचार्य राजशेखर की अगर बात की है तो उनकी रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना कौन सी? काव्य मीमांसा, राजशेखर काव्य मीमांसा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगले विद्वान है धनंजय ने लिखी ये रचना कौन सी? 10 रूपक इनका ग्रंथ है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये सब आपके प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें काव्यशास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। अगले विद्वान है आपके आचार्य भट्टनायक की बात किया तो हृदय दर्पण इनका ग्रंथ है, बड़ा फेमस ग्रंथ है हृदय दर्पण, याद कर लीजिएगा, हृदय दर्पण, भट्टनायक हृदय दर्पण। ठीक है, अगला पॉइंट है अभिनव गुप्त और भट्टनायक के बीचों में थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको मिलेगा और थोड़ा सा मंडन की प्रक्रिया भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो अभिनव गुप्त की रचना है क्रम स्तोत्र, भैरव स्तोत्र, ईश्वर प्रतिभिज्ञा, अभिनव भारती, ये सब रचनाएं किसकी हैं?
अभिनव गुप्त जी की हैं। ठीक है, अगले विद्वान आते हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक की बात की है तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं और वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है। ठीक है, इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। अगले विद्वान है आपके भोजराज। भोजराज की रचना है श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। ये दो रचनाएं इनकी बड़ी फेमस हैं, दो ग्रंथ हैं, खास करके भारतीय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ठीक है, अगले विद्वान है महिम भट्ट। भोजराज के बाद महिम भट्ट आते हैं और महिम भट्ट ने बड़ी अच्छी रचना लिखी है, बड़ी अच्छा ग्रंथ है इनका व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक के बारे में इन्होंने ग्रंथ लिखा है महिम भट्ट ने। अगले विद्वान आते हैं क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र की अगर बात की तो क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। कवि कंठाभरण इनकी रचना है। 10 अवतार चरित औचित्य विचार चर्चा, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये 3 रचना इनकी बड़ी फेमस है। आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है भारतीय काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में जो शामिल है वो है काव्य प्रकाश। मम्मट काव्य प्रकाश, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, याद रख लीजिए काव्य प्रकाश। अच्छा, काव्यादर्श दंडी का है, ये बात ध्यान रखिए। काव्य अलंकार आचार्य भामा का है। एक काव्य अलंकार रुद्रट ने लिखा है, उसका 16 अध्याय है, और जो आचार्य भामा ने लिखा है उसका काव्य अलंकार का केवल 6 भाग है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है, आचार्य भामा ने लिखा है, 5 परिच्छेदों में विभाजित है वो। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आचार्य हेमचंद्र की बात की तो उनकी रचना कौन सी है? काव्य अनुशासन। आचार्य क्षेमेंद्र की कौन सी हेमचंद्र की रचना कौन सी है? हेमचंद्र की रचना काव्य अनुशासन। ठीक है, रूपयक की रचना कौन सी है? रूपयक। आचार्य रूपयक की रचना है अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? रूपयक की। जयदेव की कौन सी रचना है भाई? जयदेव चंद्रालोक। जयदेव किसकी रचना है? चंद्रालोक। ठीक है, मतलब कि चंद्रालोक किसकी रचना? जयदेव की है। ओके, आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की रचना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान आपके हैं पतंजलि। पतंजलि की रचना है महाभाष्य। पतंजलि की कौन सी रचना है? महाभाष्य। ठीक है, अगले विद्वान है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि, नाट्य चंद्रिका, भक्ति रसामृत सिंधु। ये रूप गोस्वामी की रचना है। इसके अलावा अगले विद्वान आते हैं केशव मिश्रा। केशव मिश्रा की रचना है अलंकार शेखर। ठीक है, वहीं अप्पय दीक्षित महोदय की जो रचना है चित्र मीमांसा। इसके अलावा कुबलयानंद, वृत्ति वर्तिका, ये रचनाएं किसकी है? अप्पय दीक्षित की हैं। अगले विद्वान हैं जगन्नाथ। आचार्य जगन्नाथ की बात करें तो रस गंगाधर, जगदाभारण, चित्र मीमांसा खंडन, भामिनी विलास, ये रचनाएं आचार्य जगन्नाथ की हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है ये, आचार्य जगन्नाथ से एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। रुद्र भट्ट की बात की है तो इनकी रचना श्रृंगार तिलक। ठीक है, इसके अलावा भट्ट तौत की बात की जाए, भट्ट तौत महोदय की रचना है काव्य कौतुक। ठीक है, इसके अलावा अगले विद्वान आते हैं सागर नंदी। सागर नंदी महोदय ने कहा कि भाई तुम ही लोग नहीं लिख सकते हो रचना, हम भी लिखेंगे। सागर नंदी महोदय ने कहा कि नाटक, उन्होंने रचना लिखा क्या? नाटक लक्षण रत्नकोश नाम की रचना लिखी। इसके बाद में आते हैं रामचंद्र गौड़चंद्र। इनकी रचना है नाट्य दर्पण। ठीक है, नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। नाट्य दर्पण रामचंद्र गौड़चंद्र की रचना है। अगले विद्वान है वाग्भट्ट प्रथम। वाग्भट्ट प्रथम की रचना है वाग्भट्टालंकार। वाग्भट्ट अलंकार। ठीक है, किसकी रचना है? वाग्भट्ट प्रथम की। वाग्भट्ट द्वितीय की रचना कौन सी? काव्य अनुशासन। ठीक है, काव्य अनुशासन एक व्यक्ति की और रचना है। काव्य अनुशासन हेमचंद्र की भी रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कक्कोक। कक्कोक की रचना है रति रहस्य। ठीक है सॉरी, होली में क्या हुआ है भाई कि होली में खूब ज़्यादा जो है मौज मस्ती हुई है, और इसी चक्कर में क्या होगा कि भाई गला ही बैठ गया, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही पढ़ाने में। लेकिन जो है मैंने सोचा कि नहीं भाई, चाहे जितना भी कठिन परिस्थिति हो, आपके लिए समय निकालना है तो एकदम से निकालना है। आप लोगों के लिए ही एक प्रकार से हर समय हम तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए जल्दी क्लासेस बोर्ड पर लाने का प्रयास करूंगा, और बस एक दो दिनों की और बात आप है। ठीक है, तो उसको आप मैनेज करेंगे, बाकी बोर्ड पर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। इसीलिए मैं सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं चलवा रहा हूँ 4th सेमेस्टर की, ताकि जब मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिस प्रकार से आपने 3rd सेमेस्टर में समझा था। ठीक है, तो अब की बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है।
पूरा जी जान लगा देंगे आपके लिए, और एक प्रकार से आप पास तो होना ही है आपको। लेकिन शुरुआती 1 महीने में मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा कि आप विद्वान हो जाएंगे, और जब परीक्षा का अंतिम चरण चलेगा तो मैं पास करवाने वाले निस्बत से पढ़ाऊंगा। तो जो छात्र छात्राएं कमाई में ध्यान दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा समय निकाल ले, अगर 1 आध घंटे का दिन भर में, तो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 1 घंटा दिन भर में अगर पढ़ लोगे, लेकिन डेली पढ़ो, लगातार पढ़ो। ठीक है, कुछ ना कुछ देखते रहो आप, तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ककोक की रति रहस्य रचना है, अमरचंद आरी सिंह की रचना है काव्य कल्पलता, और अगले विद्वान है देवेश्वर। देवेश्वर की रचना है कवि कल्पलता। ठीक है, और अगले विद्वान है शारदा तनय, इनकी रचना है भाव प्रकाश। सिंह भूपाल जी हैं, इनकी रचना है रसार्णव सुधारक और संगीत सुधारक। इसके अलावा विद्याधर जी हैं, इनकी रचना है एकावली। विद्यानाथ की रचना है प्रताप रुद्र यशोभूषण। भानुदत्त मिश्र जी की रचना है रस तरंगिणी, रस मंजरी, रस परिजात, अलंकार तिलक। इसके अलावा कवि कर्णपुर जी की रचना है अलंकार कवस्तुभ। तो ये सब रचनाएं थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। शुरुआती जो रचनाएं मैंने बताई थी उनको जरूर ध्यान रखिएगा, जिस पर मैंने 2 3 बार बोला है उनको जरूर याद रखेंगे। और बाकी नीचे की अगर याद नहीं भी होती तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। 1 2 बार वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है अगर आपकी परीक्षा में आए तो आप याद कर पाएँ उसको। आचार्य काव्यचंद्र की बात की तो उनकी रचना है काव्य चंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका आचार्य केशव दास की है, वो खास करके केशव दास की बात की जाए तो केशव दास हिंदी के काव्य शास्त्री हैं। ठीक है, और ये कविचंद्र जो हैं, कविचंद्र काव्य चंद्रिका लिखते हैं। ठीक है, ये संस्कृत के हैं। विश्वेश्वर अलंकार मुक्तावली रचना इनकी है, और अलंकार कवस्तुभ भी इनकी रचना है। इसके अलावा मधुसूदन सरस्वती जी की रचना है भगवत भक्ति रसायन। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से बहुत विद्वानों ने जो लिखा, खास करके कतिपय प्रख्यात आचार्य जो हैं उनका संक्षिप्त, खास करके मैंने ग्रंथ मतलब संक्षिप्त विवरण में अभी समझाऊंगा, लेकिन ये अभी तक आपने जो समझा वो प्रमुख क्या थे, ये प्रमुख ग्रंथ थे, खास करके काव्य शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। ठीक है, अब हम जो विद्वान है बहुत महत्वपूर्ण जिसके बारे में हमको पढ़ना आज आपको खास करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैंने आपको बताया होगा तो हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमको आचार्य भामा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आचार्य दंडी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भामा आपके जो हैं उनके बारे में, दंडी के बारे में, आचार्य वामन के बारे में, आचार्य आनंदवर्धन के बारे में, आचार्य मम्मट के बारे में, कुंतक के बारे में, क्षेमेंद्र के बारे में, आचार्य विश्वनाथ के बारे में और जगन्नाथ के बारे में, इन सभी विद्वानों के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम आचार्य भामा के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी जानेंगे, संक्षिप्त परिचय समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि वैसे ही प्रश्न आएगा। और बाकी विद्वानों की जो रचनाएं हैं वो संकलित थी, जैसे कि आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इकाई 3 में आपको पता होगा छंद विधान के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारे छंदों के बारे में, अनुष्टुप, आर्या, ठीक है, आर्या, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग, प्रियात, इन सभी छंदों के बारे में, बसंत, तिलका, ठीक है, इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा, उपजाति, मालिनी, मदाक्रांता, इन सभी छंदों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर अलंकारों के बारे में, अनुप्रास अलंकार, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, निदर्शना, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, ठीक है, समासोक्ति, इन सभी अलंकारों को पढ़ेंगे। फिर बाद में हम संस्कृत भाषायाम निबंध लेखनम के बारे में पढ़ेंगे, यानी संस्कृत भाषा में निबंध लेखन के बारे में, फिर पत्र व्यवहार के बारे में, फिर उसके बाद में समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे, विज्ञापन और समाचार लेखन के बारे में समझेंगे। और इसके अलावा कुछ जो अपठित गद्यांश हैं वो इकाई नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं आचार्य भामा के बारे में। आचार्य भामा की अगर बात की है तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा के समय षष्ठ शती का पूर्वार्ध निश्चित किया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय जी विद्वान हैं बड़े अच्छे, इन्होंने कहा कि जो भामा हैं आचार्य, इनकी अगर बात की तो ये 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध निश्चित एक प्रकार से ये रहे होंगे, मतलब कि इनका समय काल निश्चित किया है। और आचार्य भामा कश्मीर के निवासी थे, ऐसा आचार्य बलदेव उपाध्याय ने बताया। वैसे ये क्लियर बात है कि भाई ये कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रकृत गोविंद था,
सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त करके एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आचार्य भामा जो हैं ये अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आचार्य भामा ने अलंकार को क्या किया, अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर दिया और एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो काम किया है वो आचार्य भामा ने किया है। इसीलिए आचार्य भामा को हम अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, मतलब कि हम कहते हैं और ये जाने भी जाते हैं। आचार्य भामा के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार और इसका अन्य नाम भामा अलंकार भी है। काव्य अलंकार जो रचना है, इस रचना का एक नाम और है भामा अलंकार। ठीक है, और काव्य अलंकार की बात किया है तो काव्य अलंकार जो रचना है ये 6 परिच्छेदों में बटा हुआ, 6 परिच्छेद मतलब 6 भाग होता है एक प्रकार से। तो 6 परिच्छेद, जैसे कांड होता है, भाग होता है, ठीक है, वैसे परिच्छेद होता है। तो 6 परिच्छेदों में जो है बटा हुआ है। कितने परिच्छेदों में भाई? 6 परिच्छेदों में बटा हुआ है। काव्य अलंकार रचना किसकी है? आचार्य भामा की है। और 400 श्लोक को मिला करके आचार्य भामा के काव्य अलंकार ग्रंथ में है। इसके अलावा आचार्य भामा अलंकारवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक हैं भाई? अलंकार संप्रदाय के प्रणेता हैं, तो अलंकार से संबंधित हैं, अलंकारवाद के समर्थक थे। और इन्होंने वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल माना है। किसने? वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल किसने माना है? तो आचार्य भामा ने माना है। किसको? वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल, यानी वक्रोक्ति जो होती है इन्हीं से अलंकार की उत्पत्ति होती है। अलंकारों का मूल स्थान वक्रोक्ति को माना किसने? आचार्य भामा ने। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? कुंतक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा काव्य का लक्षण सर्वप्रथम इन्होंने प्रस्तुत किया। किसने? काव्य का लक्षण सर्वप्रथम किसने बताया? आचार्य भामा ने ही बताया। और 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति जो है आचार्य भामा ने ही सबसे पहले दी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं तो बहुत कम बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आचार्य भामा के बारे में जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इन सभी बातों को कंठस्थ कर लीजिएगा, इन सभी बातों को याद कर लीजिएगा मेरे भैया। ठीक है, तो आचार्य भामा ने जिन 3 काव्य सिद्धांतों के बारे में बताया है उनमें से कुछ सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। आचार्य भामा की अगर बात की जाए तो आचार्य भामा महोदय जो हैं इन्होंने खास करके तीन काव्य गुणों की स्वीकृति दी है और उनमें खास करके कुछ सिद्धांत भी उन्होंने बताए हैं, लगभग 4-5 सिद्धांत। तो आइए, पहला सिद्धांत आचार्य भामा ने कहा कि शब्द तथा अर्थ जो होते हैं दोनों का काव्य में होना, यानी अगर काव्य में केवल शब्द है उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसका काव्य का कोई मतलब नहीं है। बिना शब्द के मतलब बिना अर्थ के, बिना शब्द के कोई काव्य की कल्पना नहीं हो सकती, यानी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का होना परम आवश्यक है। इनका बड़ा फेमस एक कथन है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हमेशा आता है। दुनिया का कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती जिसमें आप जो है भारतीय काव्य शास्त्र पढ़े और उसमें ये प्रश्न पूछा ना जाए। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ सब में प्रश्न पूछा गया, यहाँ तक कि जो बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था पहले उसमें भी कई बार पूछा गया लगातार। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों का काव्य में होना, ये एक प्रकार से भामा का प्रथम सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत भामा कहते हैं भरत मुनि के द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर इन्होंने 3 गुणों के बारे में बताया। वो 3 गुण कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इन 3 गुणों के बारे में बताया कि भाई काव्य में ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो माधुर्य गुण होता है, एक ओज गुण होता है और एक प्रसाद गुण होता है। ये 3 गुण जो होते हैं ये काव्य में होते हैं। जबकि भरत मुनि ने कितने गुण बताए थे काव्य में? 10 गुणों के बारे में आचार्य भरत मुनि ने बताया था। ये बात ध्यान रखेंगे। भरत मुनि आचार्य भामा के पहले के आचार्य हैं, ठीक है, उनसे पहले जो है आचार्य भामा थे, उन्होंने 10 गुण बताए थे। लेकिन इन्होंने कितने, आचार्य भामा ने कितने बताए? आचार्य भामा ने 3 गुण बताए, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरा सिद्धांत आचार्य भामा बताते हैं वक्रोक्ति के सभी अलंकारों का प्राण, मतलब वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना। एक प्रकार से ये भी किसने माना? तो वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना, यह भी इनका एक सिद्धांत है आचार्य भामा का। इसके अलावा चौथा पॉइंट इनका ये है कि 10 प्रकार के काव्य दोषों का विवेचन भी आचार्य भामा ने किया है।
ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 10 प्रकार के काव्य दोषों का विवेचन किसने किया? आचार्य भामा ने किया। इसके अलावा रीति को न मान करके काव्य गुणों का विवेचन इन्होंने किया। इन्होंने रीति को नहीं माना, इन्होंने काव्य गुणों का विवेचन किया। 3 प्रकार के काव्य गुण बताए इन्होंने, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, तो काव्य गुणों का विवेचन किया, रीति को इन्होंने नहीं माना। तो एक प्रकार से ये आचार्य भामा के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो आपकी, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाती है, तो भैया एक ही वीडियो में पूरी की पूरी इकाई और पूरा का पूरा चैप्टर आप समझ लेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो क्लियर रहेगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। आपका ही सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक प्रकार से क्या होता है कि भाई एक दिन मैं सोचता हूँ कि एक ही दिन पढ़ा दें अगर संस्कृत, तो एक आध चैप्टर तो खत्म ही हो जाए लगभग। अब आप कहो तो यही चैप्टरवा को एक प्रकार से 4 वीडियो में बनाए हम, और आप कहो तो एक ही वीडियो दे दें। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, बस आप लोगों की राय चाहिए, यही आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और भी सब्जेक्ट की आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी, उसको लेकर के आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आचार दंडी के बारे में समझते हैं। आचार दंडी का समय जो है सप्तम शती स्वीकार किया गया है, यानी कि 6ठी शताब्दी में आचार्य भामा उसके पूर्वार्ध में रहे। 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध माने होता है, ठीक है, पूर्व अर्ध, ठीक है। पूर्व माने होता है पहले और उत्तर माने होता है बाद में। उत्तरार्ध माने होता है कि जैसे कि 6ठी शताब्दी मतलब कि 550 के पहले के समय के हैं आचार्य भामा, 550 ईस्वी के पहले के हैं। ठीक है, कौन? आचार्य भामा। तो ये हो गया आपका 550 के पहले, मतलब कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध। ठीक है, 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध। ठीक है, उत्तरार्ध होता तो 550 के उस पार होते। ठीक है, आचार्य भामा। लेकिन आचार्य भामा कहाँ के हैं? आचार्य भामा के बारे में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने क्या कहा कि भामा का समय जो है 6ठी शताब्दी है, 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध है। ठीक है, पूर्वार्ध का मतलब 550 से पहले के समय के हैं। और अब अगर बात की आचार दंडी आचार्य भामा के बाद के हैं। ठीक है, तो आचार दंडी का जो समय है ये सप्तम शती स्वीकार किया गया। सप्तम शती का मतलब होता है 600 के बाद, 600 के बाद, यानी कि 600 ईस्वी के बाद, 601, 602, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 65, 64 इस प्रकार से। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँचाइए। तो आचार्य जो दंडी हैं ये सप्तम शती के स्वीकार किए जाते हैं, और खास करके दक्षिण भारत के निवासी थे आचार्य दंडी। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा में पंडित भी थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, किस संप्रदाय से संबंधित है भाई? दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन थे? मैंने आपको बताया अभी आचार्य भामा थे। आचार्य भामा के ही विचारों को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम आचार्य दंडी ने किया। और आचार्य दंडी आपसे पूछेगा कि किस विचारधारा से रिलेशन रखते हैं, किस विचारधारा से संबंधित हैं, तो उनकी विचारधारा कौन सी भाई? उनकी विचारधारा है कौन सी? वो अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। और इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, खास करके पहला ग्रंथ है इनका काव्यादर्श, बड़ा फेमस ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है 10 कुमार चरित, और तीसरा ग्रंथ है अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, ये 3 ग्रंथ जो हैं किसके हैं? आचार्य दंडी के हैं। प्रथम ग्रंथ जो है काव्य शास्त्र विषय का है, यानी काव्य आदर्श जो ग्रंथ है ये काव्य शास्त्र के विषय में जानकारी देता है। इसके अलावा जो अन्य 2 ग्रंथ हैं 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा, ये 2 ग्रंथ जो होते हैं ये गद्य काव्य है। ठीक है, यानी गद्य और काव्य का मिश्रण है, यानी जिसको आप गद्य काव्य बोलते हैं। ठीक है, तो 2 ग्रंथ जो हैं आपके 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा, ये गद्य काव्य हैं। काव्यादर्श की बात की है तो काव्य शास्त्र विषय ग्रंथ है जो कि 3 परिच्छेदों में बटा हुआ है। श्लोकों की कुल संख्या की अगर बात की जाए आचार्य दंडी के ग्रंथ काव्यादर्श की तो 660 श्लोकों की कुल संख्या है। ऑब्जेक्टिव में यही प्रश्न आएगा, 100% लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो काव्यादर्श की बात करें तो इसमें कितने श्लोक हैं? 660 श्लोक हैं। कितने परिच्छेदों में बटा है? 3 परिच्छेदों में बटा है। ठीक, कितने ग्रंथ हैं दंडी के? कुल मिलाकर के 3 ग्रंथ हैं, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो काव्य के विभिन्न अंगों का अलंकार में ही अंतर्निहित समझना इनका मान सिद्धांत रहा है। किसका? दंडी का। यानी कि दंडी जो है काव्य के सभी अंगों का एक प्रकार से बताते हैं कि भाई अलंकार में ही अंतर्निहित है, सारे के सारे जो तत्व होते हैं या अंग हैं वो सब अलंकार से ही कहीं ना कहीं पे संबंधित हैं। तो ये आचार्य दंडी का सिद्धांत है। यहाँ तक कि रस, भाव, इन सभी को भी दंडी ने रसवादी अलंकार माना है। और उन्होंने कहा कि भाई जो ये रस या भाव हैं ये सब रसवादी अलंकार कहे जाते हैं। भामा के समान इन्होंने भी विदर्भ और गौड़ ये 2 काव्य रूप माने हैं।
और इन्हें मार्ग नाम दिया है। इन काव्य रूपों को क्या कहा? विदर्भ और गौड़, दो काव्य रूप है और इनको इन्होंने मार्ग कहा। गौड़ मार्ग की अपेक्षा विदर्भ मार्ग इन्हें अधिक प्रिय था और फिर भी गौड़ मार्ग को इन्होंने सर्वप्रथम हेय तथा त्याज नहीं कहा है, उसको भी अपनाया। यानी कि दो काव्य रूप मिलते हैं इनके। कौन कौन से काव्य रूप को ये क्या बोलते हैं? मार्ग कहते हैं। गौड़ मार्ग और विदर्भ मार्ग दोनों का एक प्रकार से वर्णन आपको मिलेगा इसमें। अधिक प्रिय विदर्भ मार्ग है, लेकिन गौड़ मार्ग को एक प्रकार से उन्होंने नकारा नहीं है, हे भावना की दृष्टि से नहीं देखा है, उसको नीचा नहीं दिखाया है। उसके बारे में भी चीज़ें आपको मिलेंगी। अलंकारों के लक्षणों में इस पर भामा का स्पष्ट प्रभाव मतलब इन पर दिखाई पड़ता है। यानी आचार्य भामा की काव्य परंपरा जो रही है, काव्य शास्त्रीय परंपरा, उसी को आगे बढ़ाने में आचार्य दंडी ने अहम भूमिका निभाई है। तो आचार्य दंडी कहीं ना कहीं पे आचार्य मतलब की जो भामा है उन्हीं के खास करके प्रभाव, वो उन्हीं से प्रभावित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान है आपके आचार्य बामन। आचार्य बामन की अगर बात की जाए तो बामन के बारे में समझ लीजिए भाई। आचार्य बामन जो हैं, बामन कश्मीरी तथा राजा जयापीड़, आपको पता होगा ये जयापीड़ वगैरह कश्मीर के राजा थे। ठीक है, और इसके अलावा आपको बारे में मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाया था थर्ड सेमेस्टर में, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें इन सभी राजाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, मुक्तापीड़ और जयापीड़ के बारे में। तो बामन जो है कश्मीरी राजा जयापीड़ के सभा के पंडित थे और इनका समय 800 ईस्वी के आसपास है। 800 ईस्वी का मतलब होता है आपका लगभग 9वीं शताब्दी, आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका एक प्रकार से काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में यह पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ जो है, खास करके इन्हीं का है, आचार्य बामन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उन भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका मतलब कि अगला पॉइंट आपका देखेंगे, सूत्रों की वृत्ति भी स्वयं बामन ने लिखी है। और इस ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में भैया? जो आचार्य बामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये खास करके भारतीय काव्य परंपरा का काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ है। और सूत्रों की वृत्ति इसमें स्वयं बामन ने ही की है, मतलब उन्होंने ही लिखी है। और इस ग्रंथ में 5 अभिकरण है। किस ग्रंथ में भाई? 5 अभिकरण है जो है किस ग्रंथ में? ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के प्रत्येक अभिकरण में कुछ अध्याय हैं और हर अध्याय में कुछ सूत्र। ग्रंथ के 5 अभिकरणों में अध्यायों की संख्या 12 है और सूत्रों की संख्या 319 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बामन जो है खास करके ये किस रीति से है? तो आचार्य बामन जो है ये रीतिवादी आचार्य है। किस वादी? मतलब कि ये रीति परंपरा से रिलेशन रखते हैं। आचार्य बामन जो है ये रीति परंपरा से, तो बामन रीति मैंने आपको बताया था, बामन रीति, ये रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य बामन। ठीक है, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। तो रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य बामन ने माना है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न 100% आने वाला है। और आचार्य बामन के मतानुसार गुण रीति के आश्रित है, मतलब जो गुण होता है, काव्य जो गुण होता है, ठीक है, ओज माधुर्य और प्रसाद गुण जो बताया था आचार्य भामा ने, वो जो गुण होते हैं 10 गुण जो भरत मुनि ने बताए थे, जो काव्य गुण होते हैं वो रीति पर आश्रित होते हैं। यानी कि बिना रीति के गुणों की कल्पना नहीं होती है, यानी रीति पर ही आश्रित होते हैं गुण। ठीक है, और गुण काव्य की नित्य अंग है। ये क्या कौन बताता है? ये आचार्य बामन बताते हैं। ठीक है, आचार्य बामन कहते हैं कि गुण काव्य की नित्य अंग है और अलंकार अनित्य अंग है। ठीक है, मतलब अलंकार को कहीं ना कहीं पे कहते हैं कि अलंकार अनित्य अंग है और रीत जो मतलब जो गुण होता है काव्य का नित्य अंग है। ठीक है, रस को इन्होंने कांति नामक गुण से अभिहित मतलब कि अभिहित किया है। यानी रस को इन्होंने क्या कहा? कांति नाम से एक प्रकार से पुकारा है। बामन ऐसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने वक्रोक्ति को लक्षण का पर्याय मानते हुए इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया, वक्रोक्ति अलंकार बता दिया, और उन्होंने लक्षण का पर्याय मानते हुए इसको कहा कि भाई ये अर्थालंकार में इसको स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये आचार्य जो है बामन ने ही किया। और बामन का प्रथम काव्य सिद्धांत खास करके निम्नलिखित है, प्रमुख काव्य सिद्धांत जो है इनके निम्नलिखित है आचार्य बामन के। पहला सिद्धांत है आचार्य बामन का, कौन सा? पहला सिद्धांत है रीति को काव्य की आत्मा माना। इन्होंने किसको? रीति को काव्य की आत्मा माना, यानी कि रीति रात्मा काव्यस्य। ठीक है, रीति रात्मा काव्यस्य, ये कहा किसने? आचार्य बामन ने। ठीक है, इसके बाद दूसरा सिद्धांत है गुण और अलंकार का परस्पर विभेद किया इन्होंने। गुण को अलंकार की अपेक्षा
अधिक महत्व दिया, यानी कि गुण को पर फोकस इनका ज़्यादा है। अलंकार को गौण तत्व के रूप में इन्होंने अपनाया है, यानी कि अलंकार को उतना महत्व नहीं दिया। इनके पहले जो आचार्य आए, चाहे बात की जाए भामा की, चाहे बात की जाए आचार्य दंडी की, उन्होंने अलंकार को महत्व दिया, लेकिन इन्होंने गुण को महत्व दिया। ठीक है, और गुण और अलंकार का परस्पर विभेद इन्होंने करने का प्रयास किया है। इसके अलावा तीसरा जो सिद्धांत है आचार्य वामन का, वो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये तीन रीतियों की कल्पना इन्होंने करी है। तो ये तीन रीतियां हैं कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ये तीन रीतियां किसने बताई हैं? ये तीन रीतियां बताई हैं बाबू किसने? आचार्य वामन ने। तो आचार्य वामन ने कितनी रीतियों की कल्पना करी? तीन रीतियों की कल्पना करी। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ठीक है, अगला जो सिद्धांत है आचार्य वामन का, वो है वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना। इन्होंने क्या माना? सादृश्य मूलक लक्षणा माना। किसको? वक्रोक्ति को माना। किसने माना? आचार्य वामन ने माना। आचार्य वामन किस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं? तो ये रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ठीक है, पांचवा सिद्धांत आचार्य वामन का है समस्त अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना। समस्त अर्थालंकार जो हैं उनको उपमा का प्रपंच किसने माना? तो वो आचार्य वामन ने माना। अगले विद्वान आपके हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जी की बात की जाए तो आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा थे। उन्हीं अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। उन्हीं सब मतलब कि अवंती वर्मन के सभा के पंडित थे आनंदवर्धन। और इनका जीवन काल नवम सदी का मध्य भाग रहा। नवम सदी का मध्य भाग मतलब कि 850 के एक प्रकार से आसपास का समय इनका रहा आनंदवर्धन का। खास करके आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करी है। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आनंदवर्धन। और इनकी रचना जो है ध्वन्यालोक जो है बहुत बड़ी रचना है, बड़ी फेमस रचना है खास करके। और ये अमर ग्रंथ एक प्रकार से है, खास करके बड़ा फेमस ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ के कारण से कहीं ना कहीं पे आनंदवर्धन की ख्याति जो है खास करके काव्य शास्त्रीय क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ी। और इस ग्रंथ के 4 उद्योग हैं, मतलब कि 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय और खास करके 117 कारिकाएँ यानी सूत्र हैं, उनके सूत्रों की व्याख्या कारिकाएँ कही जाती हैं। काव्य शास्त्रीय आचार्यों में आनंदवर्धन एक युगांतकारी आचार्य हैं। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा। अभी तक आप देखते हैं कि अलंकार को काव्य की आत्मा, रीति को काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा आचार्य भरत मुनि ने कहा। आचार्य भामा और दंडी ने अलंकार को माना। आचार्य वामन ने रीति को जो है काव्य की आत्मा कहा। अब आते हैं विद्वान आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। यद्यपि इन्होंने रस को ध्वनि का भेद माना है। मतलब रस को क्या माना? ध्वनि का ही भेद माना कि ध्वनि का एक प्रकार रस होता है, पर रस ध्वनि के प्रति अन्य ध्वनि भेदों की अपेक्षा इन्होंने अधिक समादर प्रकट किया है। तो इस कारण से खास करके ये थोड़ा सा उससे अलग हो जाता है रस संप्रदाय से। इनका एक अलग से संप्रदाय है जो है ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का। अगले विद्वान आपके आते हैं। अगले विद्वान कौन से भाई? अगले विद्वान हैं आपके आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट की अगर बात की जाए तो मम्मट जो हैं कश्मीर के निवासी माने जाते हैं। और इनका जीवन काल 11वीं शताब्दी मतलब शताब्दी का उत्तरार्ध रहा। 11वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है आपका? 11वीं शताब्दी का मतलब होता है 1050। ठीक है, 1050। उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है कि 11वीं शताब्दी ये मतलब 1050 के बाद, 1050 ईस्वी के बाद के समय के रहे हैं। ये इनका क्या नाम है? आचार्य मम्मट। ठीक है, और इनकी ख्याति किससे मिली है? काव्य प्रकाश इनकी रचना बड़ी फेमस है आचार्य मम्मट की। इसी कारण से आचार्य मम्मट फेमस है, जिसमें खास करके 10 उल्लास हैं। किसमें? काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है इसमें 10 उल्लास हैं। काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके निरूपण की प्रमुख प्रतिभा मतलब प्रमुख विशेषता है अपने समय तक की काव्य शास्त्रीय सभी विषय सामग्री का स्वच्छ और उपादेय संकलन इन्होंने किया। यानी अभी तक जो आनंदवर्धन, आचार्य वामन, दंडी, भामा और भरत मुनि इन लोगों ने जो चीज़ें बताई थी, जो ज्ञान दिया था, उन सभी ज्ञान को इकट्ठा करने का प्रयास, उनका संकलन करने का प्रयास इन्होंने किया। इसके अलावा उसका ध्वनि संप्रदाय की दृष्टि से व्यवस्थापूर्ण संपादन भी करने का काम जो किया वो आचार्य मम्मट ने ही किया है। और खास करके जो इनका काव्य प्रकाश ग्रंथ है, यह ग्रंथ इतना सुव्यवस्थित
और सुसंबद्ध ग्रंथ है कि आद्य अवधि इसके अध्ययन के बिना काव्य शास्त्र का ज्ञान अपूर्ण समझा जाता है। यानी कभी भी, आज भी अगर देखा जाए तो बिना काव्य शास्त्र पढ़ने, मतलब काव्य शास्त्र अगर आप पढ़ रहे हैं और आचार्य मम्मट के बारे में आपने नहीं पढ़ा, उनकी रचना काव्य प्रकाश के बारे में नहीं पढ़ा, तो काव्य शास्त्र आपका अधूरा माना जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आचार्य मम्मट ने ध्वनि संप्रदाय की पुष्टि करने के लिए अनुमानवादी, अभिधावादी, लक्षणावादी आदि आचार्यों पर बल का मतलब आदि आचार्यों का प्रबल तर्कों के द्वारा खंडन प्रस्तुत करके ध्वनि की स्थापना इन्होंने करी। अभिनव गुप्त की, अभिनव भारती और अन्य स्रोतों से भरत सूत्र के 4 व्याख्याओं, भट्टलोलक आदि के व्याख्यान को इन्होंने अत्यंत संक्षिप्त किंतु सारगर्भित सुसंबद्ध शैली में इतनी परिपूर्णता से प्रस्तुत किया कि इस काव्य शास्त्र के विद्यार्थियों को मूल स्रोतों के अध्ययन की विशेष आवश्यकता ही नहीं रहती। यानी कि इन्होंने दूसरे ग्रंथों को उठाया जो अभी तक चीज़ें लिख रहे थे लोग, और उनका बड़े अच्छे तरीके से सरल शब्दों में उसका एक प्रकार से लोगों के समक्ष बताया। शब्द शक्ति 3 ही होती है, आपको पता होगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये सब उन्होंने एक प्रकार से अनुमानवादी, अभिधावादी, लक्षणावादी, ठीक है, इन सभी का खंडन किया। इन सभी आचार्यों का प्रबल मतलब कि इन सभी के द्वारा, इन 3 चीज़ों के द्वारा तमाम प्रकार के आचार्यों का खंडन भी किया, मंडन भी किया और आगे बढ़ते रहे। काव्य प्रकाश इनकी रचना जो है, इसमें कई सारी विशेषताएं इस रचना की हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी है उसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। 3 गुणों की स्वीकृति और उसमें 52 समस्त 20 गुणों का समाहार, ठीक है। 52 सम्मत, यानी कि बामन ने जो जिन 20 गुणों का एक प्रकार से जिक्र किया था, या फिर जिन गुणों का जिक्र किया था, उन मतलब कि बामन, आचार्य बामन जो हैं, आचार्य बामन की अगर बात की तो आचार्य बामन ने जिन गुणों को बताया था उनको भी समाहित करने का प्रयास किया है। कौन, किसने? आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट की जो पुस्तक है काव्य प्रकाश, उसमें उन्होंने क्या किया है, 3 गुणों के बारे में बताया है, 3 गुण को स्वीकृति दी है। आचार्य बामन के जो गुण हैं उनको भी समाहित किया है, कुल मिलाकर के 20 गुणों का समाहार किया। दोष निरूपण विस्तार इस ग्रंथ की अन्य उल्लेखनीय विशेषता है, ठीक है। दोष निरूपण भी एक प्रकार से उसका भी विस्तार किया। ध्वनि संप्रदाय के समर्थक होने के नाते इन्होंने आनंदवर्धन के समान अन्य काव्यांगों का स्वरूप रस ध्वनि के आधार पर स्थित किया है। यानी कि आप देखते हैं आचार्य मम्मट जो हैं ये आनंदवर्धन के मतलब आनंदवर्धन से प्रभावित है बहुत ज़्यादा आचार्य मम्मट, ठीक है। तो आनंदवर्धन किससे प्रभावित है, मतलब आनंदवर्धन से कौन प्रभावित है, आचार्य मम्मट, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। तो आनंदवर्धन की कौन सी रचना है, ध्वन्यालोक, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आनंदवर्धन, उसी ध्वनि संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया आचार्य मम्मट ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आचार्य कुंतक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य कुंतक की अगर बात किया है तो कुंतक जो थे कश्मीर के निवासी थे, ठीक है, यहाँ पर निवासी कर लीजिएगा, आज निवासी थे, और इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का अंत और एकादश शती का आरंभ रहा है। 10वीं शताब्दी का अंत का मतलब क्या होता है कि लगभग 1099 का आसपास ये अंत का समय है उसके, 10वीं शताब्दी का, और एकादश शताब्दी मतलब कि 1100 ईस्वी प्रारंभ हो जाना। तो ये समय जो है खास करके ये रहा है आचार्य कुंतक का। इनकी प्रसिद्धि वक्रोक्ति जीवितम इनका प्रमुख ग्रंथ है, इसके कारण से रहा है। और वक्रोक्ति जीवितम जो ग्रंथ है आचार्य कुंतक का, इसमें 4 उन्मेष हैं। कुंतक जो है प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित मतलब कि काव्य का जीवित माना, मतलब खास करके काव्य को जीवित करने का काम जो है वक्रोक्ति करती है, ऐसा मानने का काम आचार्य कुंतक का है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य कुंतक की अगर बात की जाए तो आचार्य कुंतक जो हैं ये प्रणेता आचार्य हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य कुंतक की बात आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने सर्वप्रथम अलंकारों की वर्तमान संख्या को स्थिर करने का मार्ग दिखाया और स्वभावोक्ति अलंकार के संबंध में इनकी धारणा सबसे साहसपूर्ण रही है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, ठीक है। अगले विद्वान आते हैं आपके आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र की अगर बात की जाए तो क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे। अच्छा, जितने भी ये विद्वान हुए अधिकतर कश्मीर के ही निवासी रहे, कश्मीर विद्वानों का गढ़ माना जाता है। तो क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे ये। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं क्षेमेंद्र, ठीक है। क्षेमेंद्र के शिष्य जो है खास करके शिष्य क्षेमेंद्र के शिष्य गुरु अभिनव गुप्त थे, और इनके 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, औचित्य विचार चर्चा,
सुब्रत तिलक और कवि कंठाभरण। ये किसके ग्रंथ हैं भाई? ये किसके ग्रंथ हैं? कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा, इसके अलावा ये सब क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे बात। औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक और कवि कंठाभरण। प्रथम ग्रंथ में औचित्य को लक्ष्य में रख करके इन्होंने वाणी के विभिन्न अंगों, वाणी के विभिन्न अंग कौन कौन से, जैसे कि वाक्य हो गया, गुण हो गया, रस हो गया, क्रिया है, ठीक है, कारण है, करण है, लिंग है, उपसर्ग, देश, स्वभाव, इन सभी का स्वरूप निर्धारित किया कि भाई वाक्य का स्वरूप क्या होगा, गुण का स्वरूप क्या होगा, रस का स्ट्रक्चर क्या है, क्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, उसका गुण क्या है, कर्ण का गुण क्या है, ठीक है, लिंग का स्वरूप क्या है। इन चीज़ों को खास करके ये सब वाणी के अंग है, वाक्य, गुण, रस, क्रिया, कर्ण, लिंग, उपसर्ग, देश, स्वभाव, ये सब। ठीक है, तो इन्हीं का स्वरूप निर्धारण करने का काम किसने किया? आचार्य क्षेमेंद्र ने किया। और द्वितीय ग्रंथ जो इनका है खास करके आचार्य क्षेमेंद्र का जो द्वितीय ग्रंथ है खास करके, वो कौन सा ग्रंथ है? आचार्य क्षेमेंद्र का जो द्वितीय ग्रंथ आपका है, ठीक है, अगर द्वितीय ग्रंथ की बात करें क्षेमेंद्र के, द्वितीय ग्रंथ में छंद के औचित्य का निर्देश दिया गया है। प्रथम ग्रंथ में औचित्य को लक्ष्य में रख करके वाणी के जो विभिन्न अंग हैं उनका स्वरूप निर्धारित किया गया है। द्वितीय ग्रंथ मतलब कि सुब्रत तिलक में खास करके छंद के औचित्य का निर्देश दिया गया है। और जो तीसरा ग्रंथ है कवि कंठाभरण में कवि शिक्षा से संबंधित खास करके चीज़ें बताई गई हैं। क्षेमेंद्र के ये ग्रंथ लघुकाय हैं, यानी कि छोटे हैं, पर इनमें काव्य के विभिन्न अंगों को प्रकाश डाला गया, सभी अंगों पर, काव्य के जो भी अंग हैं उन पर। ठीक है, यद्यपि औचित्य कोई नया तत्व नहीं है। जो औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं आचार्य क्षेमेंद्र, वो कोई नया तत्व नहीं है। आनंदवर्धन औचित्य शब्द को और महिम भट्ट औचित्य शब्द को अपने दोष प्रकरणों में स्थान देते आए थे, और इसी के आधार पर समस्त वांगों को निर्धारित कर देना क्षेमेंद्र की मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। कुछ विद्वान औचित्य को भी काव्य शास्त्र का एक सिद्धांत मानने लगे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आचार्य क्षेमेंद्र को कहा जाता है कि भाई ये क्या है? ये औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ठीक है, बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ की। बड़े विद्वान आदमी हैं आचार्य विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो आचार्य विश्वनाथ जो हैं ये कदाचित उड़ीसा के निवासी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका जो समय रहा है 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहा है। पूर्वार्ध माने 1350 के एक प्रकार से पहले का समय। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों यानी अध्यायों में एक प्रकार से एक रचना लिखी, साहित्य दर्पण के नाम से, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है। और खासकर विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, भोजराज, इन सभी के काव्य लक्षणों का खंडन प्रस्तुत करने के बाद में, यानी कि आचार्य विश्वनाथ ने किसका खंडन किया? आचार्य मम्मट का खंडन किया। ठीक है, ये बात ध्यान। मम्मट की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश। ठीक है, उसका खंडन किया। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक का खंडन किया। आनंदवर्धन के विचारों का खंडन किया, कुंतक के विचारों का, भोजराज के, इन सभी काव्य लक्षणों का खंडन किया। और करने के बाद में रस को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए काव्य का लक्षण निर्धारित किया इन्होंने। इन रस को काव्य की आत्मा घोषित किसने किया? तो आचार्य विश्वनाथ ने किया। इससे पहले रस को काव्य की आत्मा किसने माना था? तो इससे पहले आप देखते हैं आचार्य भरत मुनि ने रस को एक प्रकार से स्थान दिया था। रसवादी कवि आचार्य भरत मुनि कहे जाते हैं, और बाद में आचार्य विश्वनाथ उस पर मोहर लगाने का काम करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो रस को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए काव्य लक्षण निर्धारित किया। और उन्होंने सबसे घोर खंडन मम्मट के काव्य लक्षण का किया है। मम्मट ने जिन काव्य लक्षणों के बारे में बताया, उन काव्य लक्षणों का एक प्रकार से खंडन किया। तो मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया किसने भाई? आचार्य विश्वनाथ ने जो मम्मट ने काव्य के लक्षण बताए थे, उन काव्य लक्षणों का खंडन किया। किंतु फिर भी अपने ग्रंथ की अधिकांश सामग्री के लिए वे मम्मट के ही ऋणी है। यानी कि मम्मट की आलोचना तो करी, लेकिन मम्मट से कहीं ना कहीं पे प्रभावित भी रहे हैं जो है विश्वनाथ, यानी उनसे ही कुछ चीज़ों को लेने का काम भी किया है आचार्य विश्वनाथ ने। अलंकार के स्वरूप निर्देश के लिए खास करके विश्वनाथ ने मम्मट के अतिरिक्त रूपयक को भी सहायता, मतलब कि उसकी भी सहायता ली है। तो कहीं ना कहीं पे खंडन तो किया, लेकिन उसका मंडन भी करने का काम किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले विद्वान आपके हैं आचार्य जगन्नाथ जो है बड़े फेमस विद्वान हैं,
और ये एक प्रकार से खास करके बस इतने मतलब कि इन्हीं सब के बारे में पढ़ना था। हमने अभी तक आचार्य भामा के बारे में, दंडी के बारे में, वामन के बारे में, आनंदवर्धन के बारे में, मम्मट के बारे में, कुंतक के बारे में, क्षेमेंद्र के बारे में, विश्वनाथ के बारे में चर्चा कर लिया है। अब लास्ट विद्वान है आपके आचार्य जगन्नाथ, इनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पड़ा हुआ है ताकि आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा उसका टेस्ट हो जाए तुरंत और आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। जगन्नाथ की बात की जाए तो आचार्य जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी का मध्य भाग रहा है, यानी कि 1650 के बाद का समय। ठीक है, 17वीं शताब्दी का मतलब 1650, मतलब कि 1601 से लेकर के 1700 तक का जो समय काल है 17वीं शताब्दी कहा जाता है। उसका मध्य भाग मतलब 1700 मतलब कि 1650 के बाद का समय या उससे पहले का यही समय। ठीक है, तो जगन्नाथ का यौवन काल जो है दिल्ली के प्रसिद्ध शासक थे शाहजहां, उनके दरबार में व्यतीत हुआ था। शाहजहां ने इन्हें पंडित राज की उपाधि से एक प्रकार से नवाजा था। तो आचार्य जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला मतलब कि और भी पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी लाइक के लिए आप बार बार क्यों बोलते हैं? लाइक के लिए बोल देते ताकि आप लोगों को ध्यान हो जाए, याद आ जाए कि आप लोग अभी लाइक नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ लेते, थोड़ा सा लाइक नहीं करते। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो लाइक कर देते तो मोटिवेशन मिल जाता है और अच्छा लगता है कि जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को। ठीक है, और लगता है कि भाई हमारी मेहनत सफल जा रही है, जो मैं बोल रहा हूँ हमारी जो ऊर्जा छीण हो रही है वो सफल जा रही है। अगर ये पता लग जाए कि आप लोग जो है आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता ना। लेकिन अगर आप लोगों का थोड़ा सा प्रतिक्रिया मिलती है, थोड़ा रिस्पांस मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है और ये आप लोग करते भी बड़ा अच्छा हैं। आप लोगों को जब वीडियो बनवानी रहती तो कमेंट करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं भी पर भी मैं रहूं लेकिन आपके कमेंट को ध्यान में रख करके मैं वीडियो बनाने का प्रयास लगातार करता हूं। ये आपका प्रेम है और इसी प्रकार से दृढ़ संकल्प पक्की इरादा के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको एक प्रकार से अच्छा नंबर दिलवा करके तब छोड़ूंगा। आप ना भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको पढ़वाने के लिए मजबूर करने का काम मैं करूँगा एकदम से, आप ये मान करके चलो। ठीक है, चलिए। तो खास करके इनको यानी कि जगन्नाथ को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया। और आचार्य जगन्नाथ की जो पुस्तक है इनकी पुस्तक है रस गंगाधर, बड़ी फेमस पुस्तक है जो कि खास करके अपूर्ण रचना है। जगन्नाथ का काव्य लक्षण अधिकांशता परिपूर्ण और सुबोध है। इन्होंने काव्य के 4 भेद माने। काव्य के 4 भेद इन्होंने कौन सा? पहला भेद इनका है उत्तमोत्तम काव्य, दूसरा होता है उत्तम काव्य, तीसरा है मध्यम काव्य और चौथा है अधम काव्य। यानी उत्तमोत्तम माने होता सबसे बढ़िया काव्य, उत्तम माने उससे थोड़ा सा कम, ठीक है, मध्यम माने एक प्रकार से एवरेज औसत, और अधम माने एकदम बेकार काव्य। तो ये 4 काव्य के प्रकार होते हैं, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। ये काव्य के 4 भेद किसने बताए? आचार्य जगन्नाथ ने बताए। ठीक है, और ये ध्वनिवादी आचार्य थे। किसने? कौन? ध्वनिवादी आचार्य कौन है? आचार्य जगन्नाथ। ध्वनिवादी आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, आचार्य मम्मट, ध्वनिवर्धन आचार्य मतलब कि आनंदवर्धन, मम्मट, जगन्नाथ, ये सब ध्वनि एक प्रकार से ध्वनि संप्रदाय से रिलेशन रखते हैं। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ठीक है, तो ध्वनि संप्रदाय या ध्वनिवादी आचार्य होते हुए भी इन्होंने क्या किया? रस के प्रति इन्होंने अधिक समादर प्रकट किया, यानी कि रस को भी एक प्रकार से अपनाने का काम किया। भरत सूत्र यानी कि जो भरत मुनि का सूत्र है उस पर उपलब्ध 11 व्याख्याओं का विशुद्ध संकलन भी इसी ग्रंथ में मिल जाएगा, यानी कि रस गंगाधर में। ठीक है, और सबसे इनकी बात की जाए जगन्नाथ की तो इन्होंने सर्वप्रथम गुणों को रस के अतिरिक्त शब्द, अर्थ और रचना का भी धर्म सम्मान रूप में स्वीकार किया। शब्द, अर्थ और रचना का भी, ठीक है, खास करके इसको भी स्वीकार किया मुख्य रूप से। जगन्नाथ की समर्थ भाषा शैली, सिद्धांत प्रतिपादन की अद्भुत और परिपक्व विचार शक्ति, खंडन करने की विलक्षण प्रतिभा और इन्हें खास करके प्रौढ़ और सिद्धहस्त आचार मानने को बाध्य कर देती है लोगों को। काव्य शास्त्र के संबंध में इनका एक अन्य ग्रंथ भी रहा है, उसका नाम है चित्रमीमांसा। ठीक है, चित्रमीमांसा खंडन। चित्रमीमांसा खंडन इनका एक प्रकार से काव्य शास्त्र के संबंध में ही एक ग्रंथ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आचार्य जगन्नाथ के कुछ ग्रंथ थे और उनके बारे में कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। आपसे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में क्या प्रश्न पूछेगा?
दीर्घ उत्तरीय में आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथों का नाम बताइए। ऐसे दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछेगा। लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछ सकता है कि भामा के विषय में बताइए, दंडी के विषय में आप क्या जानते हैं, मम्मट के विषय में आप क्या जानते हैं, जगन्नाथ के विषय में क्या जानते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है। अति लघु उत्तरीय में पूछेगा कि भामा के ग्रंथ का नाम बताए, दंडी के ग्रंथ का नाम, इस प्रकार से ग्रंथों के नाम पूछेगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सारे प्रश्नों के जवाब आप दे पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखा है। मैं तो कहूँगा एक बार फिर से आप जाकर के इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे और एक वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। और अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा और किन चीज़ों को आपने समझा बहुविकल्पीय प्रश्नों की यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? फटाफट से बताएंगे। अभी अभी आपने पढ़ा आचार्य भामा है, मम्मट है, दंडी है, रुद्रथ है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपका आ चुका है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य भामा है। कौन है? आचार्य भामा है। ठीक है। मम्मट की बात की है तो मम्मट की रचना कौन सी भाई? आचार्य मम्मट की कौन सी रचना है? मम्मट की रचना बड़ी फेमस है, काव्य प्रकाश। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगले विद्वान आपके दंडी यहाँ पर दिए हुए हैं। दंडी की अगर बात की जाए तो आचार्य दंडी जो हैं ये भामा ने जो मतलब कि भामा ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया अलंकार संप्रदाय का, उसी को आगे बढ़ाने का काम आचार्य दंडी ने किया था। दंडी की रचना है काव्यादर्श जो कि 4 भागों में बटी हुई है। ये बात भी आप ध्यान रखें, मैंने सब चीज़ बताई थी आपको। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। रुद्रट की बात मैंने आपको बताई थी। रुद्रट की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार इनकी रचना है रुद्रट की, जो कि 16 अध्याय में बटी हुई है। आचार्य भामा की भी रचना काव्य अलंकार है जो कि 6 भागों में बटी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो कि 5 परिच्छेदों में बटी हुई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपका आ चुका है आचार्य भामा कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आचार्य भामा। आचार्य भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आचार्य भामा का काव्य अलंकार। कौन सा ग्रंथ है? काव्य अलंकार। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका काव्य अलंकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य अलंकार। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण रचना है किसकी भाई? भरत मुनि की। साहित्य दर्पण सही, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? फटाफट से बताएंगे। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? गलत हो गया, नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आपको बता दूं साहित्य दर्पण जो रचना है आचार्य विश्वनाथ की रचना है। ठीक है। काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? काव्य अलंकार सूत्र आचार्य वामन की रचना है। ठीक है, सूत्रवृत्ति। और काव्यादर्श जो रचना है ये आचार्य दंडी की रचना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आचार्य भामा की रचना कौन सी? काव्य अलंकार। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बिल्कुल आचार्य वामन। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रुद्रट की रचना कौन सी? मैंने आपको बताया रुद्रट की रचना है काव्य अलंकार, 16 अध्याय में बटी हुई है। ठीक है। भामा की भी रचना काव्य अलंकार है। ठीक है, लेकिन उसका 6 भागों में विभाजन हुआ है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है, 5 परिच्छेदों में बटी हुई है। क्लियर? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये सब रट जाए, ताकि आप जब भी वीडियो को देखें तो कई बार चीज़ों को आप सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है। भामा की बात की, भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामा। रचना कौन सी इनकी है भामा की? काव्य अलंकार जो कि 6 भागों में बटी हुई है। दंडी की बात की जाए, दंडी जो है भामा के ही एक प्रकार से अलंकार मतलब भामा का जो अलंकार संप्रदाय है उसको बढ़ाने का काम किया आचार्य दंडी ने। दंडी की रचना है काव्यादर्श जो कि 4 भागों में बटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है आचार्य वामन कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आचार्य वामन। वामन की बात के सबसे पहले आप जानो आचार्य वामन जो हैं इनकी अगर बात की जाए तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आचार्य वामन। और इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्र आपको मिल जाए कहीं पर तो वही रचना होती है काव्य अलंकार सूत्र या सूत्रवृत्ति। 5 परिच्छेदों में बटी हुई है रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ये बी ऑप्शन में दिख रहा है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काव्य प्रकाश के लेखक हैं भाई आचार्य मम्मट। ठीक है, काव्य प्रकाश की रचना आचार्य मम्मट ने लिखा। काव्यादर्श जो रचना है किसकी भाई? काव्यादर्श रचना है आचार्य दंडी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगली जो रचना काव्य अलंकार, काव्य अलंकार लिखा है आचार्य भामा ने, 6 भागों में बटी है। और एक काव्य अलंकार किसकी रचना है? रुद्रट की जो कि 16 अध्याय में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है वक्रोक्ति। अगर आपसे अब दिमाग में आपके चल रहा होगा कि अगर भाई काव्य अलंकार किसकी रचना है पूछ लिया गया, तो आप क्या बताओगे? अगर ऑप्शन में आपको भामा भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको रुद्रट भी मिलेगा, आपको वामन भी मिले, तो आप क्या लगाएंगे? तो अगर मिल रहा कि भाई काव्य अलंकार के लेखक कौन है, तो आचार्य भामा ही सबसे पहला ऑप्शन आप लगाएंगे। अगर भामा नहीं मिलते हैं तो आप लगाओगे क्या? आप लगाएंगे रुद्रट के बारे में, रुद्रट लिखेंगे, ठीक है। काव्य अलंकार सूत्र पूछे तो वामन एकदम से 100% आपको लगाना है। तो अगर ऐसी स्थिति आए कि भाई भामा, चूंकि भामा की विरचना काव्य अलंकार है और रुद्रट की विरचना काव्य अलंकार है, तो आपसे जब पूछे कि काव्य अलंकार के लेखक कौन है, तो आपको ऑप्शन में भामा और रुद्रट मिले तो आप भामा ही लगाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर भामा नहीं है तो आप रुद्रट लगाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका 5वां नंबर, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बिल्कुल आचार्य कुंतक जो हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। वामन किस संप्रदाय के हैं भाई? तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आचार्य भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य भामा है। अगर व्यास जी की बात की तो व्यास का कोई यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। व्यास जी तो रचनाकार हैं, महर्षि वेदव्यास महाभारत का, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि आनंद ध्वनि, मैंने आपको बताया था कि भाई ध्वनि आनंद ध्वनि, तो आनंद वर्धन जो है ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। हर्षवर्धन की बात की तो हर्षवर्धन यहाँ पर उनका कोई मतलब नहीं, इतिहास के हैं, ठीक है। और खास करके आचार्य वामन की अगर बात की तो वामन की अगर बात की जाए तो आचार्य वामन किससे संबंधित है? वामन रीति, मैंने आपको बताया था रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। रुद्रट की बात की तो रुद्रट की रचना है काव्य अलंकार, ठीक है, 16 अध्याय में बटी हुई है। तो ये क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6वें का आनंदवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां प्रश्न आपका आ चुका है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बिल्कुल भाई बताएं। देखिए दंडी जो हैं आचार्य दंडी, ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। आचार्य भामा के अलंकार संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया। रुद्रट की बात की है, इनकी ये किसी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य नहीं है, काव्य अलंकार इनकी बड़ी फेमस रचना है। आचार्य वामन की बात की तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। बचे कौन आपके? क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, क्षेमेंद्र, ठीक है। क्षेमेंद्र किसके प्रवर्तक आचार्य हैं? आचार्य जो क्षेमेंद्र हैं वो मतलब औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन? क्षेमेंद्र। इनकी रचना है कवि कंठाभरण, 10 अवतार चरित और औचित्य विचार चर्चा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित राज जगन्नाथ कृत काव्य परिभाषा है, बताएं। शब्दार्थों सहितो या वाक्यम रसात्मकम काव्यम या जो है रमणी पार्थ प्रतिपादिका काव्यम या फिर तद 200 शब्दार्थों। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है पंडित राज जगन्नाथ कृत काव्य परिभाषा कौन सी? काव्य की परिभाषा जगन्नाथ ने इनमें से कौन सी दी है? बिल्कुल रमणी पार्थ प्रतिपादका काव्यम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से हमने संस्कृत के चैप्टर 1 को बड़ी विस्तार से समझा और मैंने एकदम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब आप लोगों का कर्म ये है कि आप लोग इसको 2 से 3 बार देखेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को और लाइक करेंगे। आपने हर एक चीज़ों के बारे में समझा। आज के वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 और इकाई नंबर 1 आपकी समाप्त हो जाती है। अब जो अगली वीडियो आपकी आएगी उसमें हम साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आचार्य विश्वनाथ की रचना है। उसके प्रथम परिच्छेद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है उसकी 3-4 वीडियो आए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है आचार्य, मतलब कि आप जो है दूसरा जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है, तो उसके बारे में चर्चा होगी साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद की आचार्य विश्वनाथ की, ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो जल्द ही आपके लिए आ जाए, ठीक है। तो बस आप, अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, संस्कृत पे सोचते कि संस्कृत वाले ज़्यादा बच्चे नहीं, संस्कृत की एक प्रकार से आपको पावर दिखानी है, संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि संस्कृत का वर्चस्व जो है वो कायम रहे। क्योंकि संस्कृत जो है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि शुभातिशम। तो संस्कृत भाषा को एक प्रकार से जगाना है, उसको आगे बढ़ाना है, हम लोगों को आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से ये आपका हो गया इकाई 1 अध्याय 1 आज के वीडियो में समाप्त हो चुका है। पूरा मेहनत के साथ मैंने आपको पढ़ाया। अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा।
और आपने तो कल खूब होली खेली होगी भाई सभी लोगों ने। तो चलिए, होली खेली आप लोगों ने, बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। होली की मैंने दे ही दी थी और फिर से मैं देता हूँ। और इसी प्रकार से हमारी एक प्रकार से जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी, और इसी प्रकार से आप लोग खुशियाँ मनाते रहें जीवन में, और बुराइयों को त्यागते रहें, अच्छाइयों को अपनाते रहें, यही सब जीवन का सार है। चले, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर कर देंगे आपने। आज मैं एक बात और आपको बता दूं, आज के वीडियो के माध्यम से आपने संस्कृत काव्य परंपरा के बारे में जाना, प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के बारे में जाना, प्रमुख आचार्यों के बारे में जाना, और खास करके आचार्य भामा के बारे में, दंडी के बारे में, बामन के बारे में, आनंद वर्धन के बारे में, मम्मट के बारे में, कुंतक के बारे में, क्षेमेंद्र के बारे में, विश्वनाथ के बारे में, जगन्नाथ के बारे में, इन सभी के बारे में आपने विधिवत जानकारी ग्रहण करी है। निश्चित तौर पर यहाँ अगर चैप्टर 1 से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो वह प्रश्न आप अवश्य कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है। मैं तो कहूँगा, एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिलवा देता हूँ। देखें, 6 प्रकार के जो संप्रदाय हैं मुख्य रूप से संस्कृत काव्य परंपरा के, एक बार फिर से सुन लीजिए। संस्कृत काव्य परंपरा के 6 आपके कौन से हैं? 6 संप्रदाय हैं, 6 परंपराएं हैं। पहला संप्रदाय आपका कौन सा है? मैं एक बार फिर से आपको याद दिलवा दूं ताकि आप भूल गए हों तो आपको याद हो जाए, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। चले, मैं याद दिलवा दे। पहला जो संप्रदाय है वो है रस संप्रदाय, आचार्य भरत मुनि उसके प्रणेता आचार्य है। दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, ठीक है, आचार्य भामा प्रणेता आचार्य है। तीसरा आपका संप्रदाय है रीति संप्रदाय, आचार्य बामन उसके प्रणेता आचार्य है। चौथा संप्रदाय आपका है ध्वनि संप्रदाय, आनंद वर्धन उसके प्रणेता आचार्य है, ठीक है। पांचवा जो आपका संप्रदाय है वो कौन सा है? आपका पांचवा संप्रदाय है वह वक्रोक्ति संप्रदाय, आचार्य कुंतक उसके प्रणेता आचार्य हैं। और जो छठा संप्रदाय है आपका या जो परंपरा है वो है औचित्य संप्रदाय या औचित्य परंपरा, इसके प्रणेता आचार्य आपके क्षेमेंद्र हैं। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के आपके क्या हैं? 6 परंपराएं हैं या 6 संप्रदाय हैं जिन पर संस्कृत काव्य परंपरा आगे बढ़ती है, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गई बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी का।